हेलो एवरीवन, मैं शोएब खान आप सभी का स्वागत करता हूं एसके हेल्प यू में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन सीटेट का पेपर है ये सन 2015 का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 31 से 90, टोटल 60 क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। ठीक है, ये 6 to 8 का है पेपर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछ रहा मानचित्र का घटक नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आकार। ठीक है, प्रतीक, दूरी, दिशा, ये आपके मानचित्र के घटक होते हैं, लेकिन जो आकार है ये मानचित्र का घटक नहीं है। ओके, अगले सवाल चलते हैं। अपने कच्चे समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो पृथ्वी अपने अक्ष से जो झुकी हुई है उसका कोण का अंश बताना है, कितने अंश झुकी हुई है वो। यहाँ झुकाव पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66.5 डिग्री पर है। ठीक है, ठीक, पृथ्वी कितने अंश कोण पर झुकी है, उसका झुकाव क्या है कोण का 66.5 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएँ होती हैं और कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कई ग्राम पंचायतें होती है। किसके अंतर्गत होती है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। अगले सवाल चलते हैं। सामाजिक विज्ञापन पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो ए, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसार करते हैं। ठीक है, दूसरा है सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी आपको बताना है इसमें से ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन 3, ए सही है बी गलत है। क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसार करते हैं, बात ठीक है। दूसरा कहता है सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, जो हमारा विज्ञापन है सामाजिक विज्ञापन वो केवल राज्य सरकार नहीं, आपके केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है। इस वजह से ये गलत हो गया है। आपका ऑप्शन 3 सही है, ए सही है बी गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कलमकारी के लिए, कलमकारी जो छापा है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। यानी ऐसी कौन सी जनजाति है जो कहाँ रहती है, उत्तराखंड में रहती है। गोंड रहती है कि माला, इरुल रहती है, भील रहती है, भोटिया रहती है, कौन रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भोटिया रहती है आपकी। ठीक है, कहाँ रहती है, उत्तराखंड। ठीक है, ये जनजाति आपकी है। अगला सवाल है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, बताइए। यानी जो हमारा रेशम मार्ग है उसके ऊपर सर्वाधिक क्या था, उनका नियंत्रण था। कुषाण थे कि पांड्य थे, चेर थे कि चोल थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है कुषाण। कुषाण का क्या था, आधिपत्य था, अधिकार था, नियंत्रण था किसके ऊपर, रेशम मार्ग पर। यानी उस समय इनका पूरे तरीके से वर्चस्व था। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। कहने मतलब ये जो सहायक संधि होती थी उस ज़माने में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ध्यान भी आप बात दीजिए, जो ये सहायक संधि है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जब होती थी तो जो हमारे भारतीय शासक जो हुआ करते थे तो किस चीज़ों का उनको ध्यान, मतलब वो किस चीज़ का ध्यान उनको रखना पड़ता था। भारतीय जो शासक थे उस समय क्या क्या चीज़ों को पालन करना पड़ता था उनको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होना चाहिए, सही जवाब है ऑप्शन 4। कहने मतलब है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और
इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। कहने मतलब जब सहायक संधि होती थी उस समय, तो उस समय जो हमारे शासक होते थे अपनी कोई भी सेना नहीं रख सकते थे, लेकिन सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा कौन करेगा उस समय? कंपनी करेगी। ठीक है, और इसके लिए, इस सुरक्षा के लिए जो भारतीय शासक थे उनको क्या देना पड़ता था? खर्चा देना पड़ता था। किनको देना पड़ता था खर्चा? भारतीय शासक को। और कौन लेता था? कंपनी लेती थी। यह होता था उस समय सहायक संधि का मतलब, यानी सहायक संधि इसलिए होती थी, ठीक है, आप अपनी क्या सेना नहीं रख सकते हैं और उसके बदले में हम सुरक्षा हम खुद करेंगे, यानी कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सुरक्षा आपकी करेगी, उसके बदले में उनको खर्चा लेना, वो खर्चा लेती थी। बात समझ में आ रही? सहायक संधि का क्या अर्थ हो रहा है इस समय इस सवाल के अंतर्गत? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है, एक तथ्य नहीं है? यानी इसमें से 3 चीज़ें अहोम के बारे में हैं और एक जो है अहोम के बारे में नहीं है, उसी का हमें पता लगाना है। ठीक है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करने अहोम राज्य की स्थापना की गई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये अहोम के बारे में गलत तथ्य है, बाकी ये जो 3 दिया गया है 2, 3, 4, ये अहोम के बारे में सही तथ्य है कि अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था उस समय और भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। अहोम राज्य के बेगार पर निर्भर था। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। हैगियोग्राफी संबंधित है। अब यहाँ पे आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संत के जीवनी लेखन से है। ठीक है, हैगियोग्राफी का संबंध संत के जीवनी लेखन से है। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? अब आपको बताना है कौन है इसमें से उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाना। सवाना आपका क्या है? घास का मैदान है और ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथन हैं, ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा, बी, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, अब इसमें आपको पता लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है कथन। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ए सही है, बी गलत है। क्या है देखिए, ए क्या कह रहा है? कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, बात सही है। ठीक है, दूसरा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता? देखिए सीटेट में ज़्यादातर इसी तरह सवाल पूछता है। नहीं, ये लोग नहीं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता। अब इसमें आपको पता लगाना है इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो है जलाओ लकड़ी, ये आपकी जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म का मतलब आपको समझ में आता ही होगा। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म यानी जीव अंश, यानी ये दबे होते हैं। कहाँ दबे होते हैं?
ज़मीन के अंदर दबे होते हैं ये, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम है, हाँ, कहाँ मिलता है हमें? ज़मीन में मिलता है। हाँ, प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है? ज़मीन के अंदर। कोयला ज़मीन के अंदर। तो ये जो तीनों हैं जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। लेकिन जो जलाऊ लकड़ी हमें कहाँ मिलती है? ज़मीन के ऊपर मिलती है जलाऊ लकड़ी। इस वजह से ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? अब तो बताइए इसमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनामी, ठीक है, ठीक। ज्वालामुखी, ज्वारभाटा, भूकंप, ये क्या है? तटीय क्षेत्र पे इतना क्या करती है? विनाश नहीं करती जितना कि सुनामी करती है तटीय क्षेत्र पे। समुद्र में आती है सुनामी और तहस नहस हो जाता है सब, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। हमारा 45वां सवाल है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। अब यहाँ बताइए, जो पृथ्वी की परत है, आंतरिक परत, किससे बनी होती है? तो ऑप्शन 4, निकिल और लोहे से, ठीक है। निकिल और लोहे से सबसे आंतरिक परत बनी होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? बताइए इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा बाढ़कृत मैदान, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है? यानी भूकंप की जो तीव्रता होती है, ठीक है, वस्तुएं गिरने लगती है, यानी स्पीड की बात कर रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? 4, 5.0 से अगर अधिक है तब वस्तुएं क्या होती है? गिरने लगती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता है ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? अब आपको बताना है यहाँ पर किस एक का चलन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, परिप्रेक्ष्य विधि, पर्सपेक्टिव विधि, ठीक है। इसका चलन हो गया था ब्रिटिश काल के समय। चलिए अगले सवाल चलते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। अब यहाँ बताना आपको श्रेणी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को क्या बोलते थे उस समय? श्रेणी बोलते थे, ठीक है। जो शिल्प होते थे, प्रसिद्ध शिल्प केंद्र जहाँ श्रेणी रहते थे, उनको क्या कहते थे? शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे, ओके। अगला सवाल चलते हैं। पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में जो कथन दिया गया है दोनों सही। जो पांडुलिपियाँ होती थी ताड़पत्र और भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से क्या होते थे? वो तैयार किए जाते थे, ठीक है। और अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर
उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फारसी। ठीक है, जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो प्रशासनिक भाषा थी हमारी क्या थी? फारसी। फारसी भाषा का वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, यानी जो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व होते थे किनको कहा जाता था बोधिसत्व? ये बताना है आपको अब इसमें। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट। ठीक है, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया उन्हीं को क्या बोलते थे? बोधिसत्व बोलते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? अब यहाँ पर फिर देखिए नहीं पूछा है। यानी चोल साम्राज्य है हमारा। ठीक है, चोल साम्राज्य में अगर हमें सभा का सदस्य हमें बनना है तो उसमें एक शर्त नहीं थी। कहने मतलब है इसमें ऐसे 3 चीज़ दिया होगा, शर्त होगी और एक नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आपका जवाब है पहला, यानी उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये एक बात गलत है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं, उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये बात ठीक है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ठीक है। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। ये तीनों चोल साम्राज्य के बारे में सही है। अगर इसका सदस्य हमें बनना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, खुद की ज़मीन हो, वेदों का ज्ञान हो, खुद का घर हो, तब वो जाकर चोल साम्राज्य के सभा के सदस्य बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। रोलैट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। ठीक है, अब बताइए क्यों किया गया था विरोध? जो रोलैट अधिनियम था 1919 में आया था, उसका विरोध क्यों किया गया था? तो इसकी वजह कोई तो वजह होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 है, ये आपका सही है। ठीक है, इस वजह से लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति यानी जो स्वतंत्रता थी, जो हमें मौलिक अधिकार मिला था, उस पर अंकुश लगा दिया गया था। और पुलिस को बहुत ज़्यादा क्या दी गई थी? आज़ादी मिल गई थी। किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकते थे शक के आधार पर, चाहे वो गुनहगार हैं चाहे नहीं है, अपराधी हैं चाहे नहीं है, शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। इस वजह से विरोध किया गया था। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? चाणक्य ने से कौन सी किताब लिखी है? ऑप्शन 4 अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। आखिर ये क्या था? मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते हैं। गुफाएं जिन्हें मूर्ति तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तो इसका सही जवाब है 3। ठीक है, यानी वहाँ पर उस स्थान पर मुख्य देवी देवता की क्या होती थी? मूर्ति होती थी। गर्भगृह का मतलब यही हुआ। ठीक है, गर्भगृह का मतलब होता है जहाँ पर मंदिर की मूर्ति होती है देवी देवता की, वो है हमारा गर्भगृह। ठीक, चलिए अगले सवाल चलते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित घास भूमि में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? ठीक है, इसका सही जवाब है आपका क्या होगा? फोर पेरिस। ठीक है, ये निवासियों का स्थान है, घास भूमि अमेरिका में, अमेरिका की है ये। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन है पिसीकल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला सवाल चलते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है? यानी अब आपको जवाब देना है यहाँ पर, तो ये सही जवाब है ऑप्शन 2। ठीक है, ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? अब यहाँ कारण बताइए। ये कह रहा है क्वेश्चन, जो 21 मार्च है हमारा और 21 सितंबर है हमारा, इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सूर्य की जो किरणें होती है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। ठीक है, इसका पार्ट अगला जो होगा वो अगले पार्ट में आएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।